स्टार्स जो है उनकी अपनी लाइफ साइकिल होती है, इस लाइफ साइकिल को समझिए, है ना। स्टार्स दो तरह के होते हैं। सबसे पहला स्टेज क्या था स्टार्स के फॉर्मेशन में? नेबुला। पहले तो नेबुला थे ना, ये नेबुला में कोर अंदर लोकलाइज क्लम्प ऑफ गैस डेवलप हुआ और उसमें फिर कोर डेवलप हुआ। तो लोकलाइज ये पहले नेबुला था। नेबुला मतलब गैलेक्सी जिससे बना है नेबुला। उस नेबुला में क्या हुआ? लोकलाइज क्लम्प ऑफ गैस डेवलप हुआ, गुच्छे डेवलप हुए गैस गैस के। और उस गुच्छों में क्या हुआ? उस गुच्छे में कोर डेवलप हुआ, कोर डेवलप होने लगा। तो अब कोर डेवलप हो चुका है, लेकिन अभी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी टेम्परेचर 15 लाख डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचा है, लेकिन कोर डेवलप हो चुका है। लेकिन अभी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, यानी स्टार बनने वाला है, अभी बना नहीं है। जब तक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा तो स्टार बनेगा। तो यानी इसको क्या कहेंगे? प्रोटोस्टार। क्या बोलेंगे? यानी कोर डेवलप हो चुका है, लेकिन अभी टेम्परेचर 15 लाख डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंच पाया। ये टेम्परेचर पहुंचने के बाद ही न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होगा और वो क्या बन जाएगा? प्रोटोस्टार स्टार। तो प्रोटोस्टार के बाद स्टार। और यहां पे ध्यान रखना है सन लाइक स्टार। सन लाइक स्टार, ये सन लाइक स्टार कैसा होता है बताता हूं मैं अभी। नीचे में भी ऐसा ही प्रोटोस्टार, प्रोटोस्टार के बाद स्टार। ये 5 टाइम्स हैवियर देन 5 और मोर देन 5 टाइम्स और मोर देन 5 टाइम्स और मोर हैवियर देन या बिगर देन सन, ये ज्यादा बेटर है। नहीं, मास कंपेयर करते हैं ना, या साइज भी कंपेयर कर सकते हैं। मोर देन, मोर 5 टाइम्स और मोर देन 5 टाइम्स बिगर देन सन, ऐसे स्टार होंगे, यानी मैसिव। इस स्टार्स को क्या कहेंगे? मैसिव स्टार्स। यहां तक समझ गए? स्टार्स और मैसिव स्टार्स, यहां तक समझ गए, है ना। जैसे कि मिल्की वे है तो उसमें कुछ सनलाइक स्टार्स होंगे। सनलाइक स्टार मींस जिनकी साइज सन के साइज से 5 टाइम से कम हो, है ना। 5 टाइम से सन हो, सनलाइक स्टार उसको बोलते हैं, छोटे स्टार। और ऐसे स्टार होंगे जिनकी साइज 5 टाइम्स या उससे अधिक हो, उनको क्या कहेंगे? मैसिव स्टार्स। तो बहुत सारे ऐसे स्टार में बहुत सारे मैसिव स्टार्स भी हैं। दोनों की लाइफ साइकिल अलग अलग होगी। स्टार्स और मैसिव स्टार्स दोनों की लाइफ साइकिल अलग अलग होगी, फेजेस अलग अलग फेज में हो जाएंगे। और स्टार की लाइफ कितनी होगी ये किस पे डिपेंड करेगा? वो कितना बड़ा है। जितना अधिक बड़ा वो स्टार होगा उसकी उतनी लाइफ कम होगी। ठीक है, कैसे वो अभी पता चल जाएगा हमें, लेकिन समझ गए? स्टार्स की लाइफ किस पे डिपेंड कर रही है? उसके साइज पे। जितना अधिक बड़ा वो स्टार होगा उतनी उसकी लाइफ कम होगी। देख लीजिए ना इसको, कौन डांसर था वो? माइकल जैक्सन। प्रूफ हो गया कि नहीं? जितना अधिक बड़ा स्टार होगा उसकी लाइफ उतनी कम होगी। यहाँ भी वही ट्रू है। अब कैसे वो यहाँ पे समझ में आएगा, आपको खुद ही समझ में आएगा, रटने की जरूरत। तो स्टार्स एंड मैसिव स्टार, अब देखिए पहले इसको लेकर चलते हैं, ये वाले स्टार्स की लाइफ साइकिल को डिस्कस करते हैं, है ना। इस जो सन लाइक स्टार है उनकी लाइफ साइकिल को डिस्कस करते हैं। सन लाइक स्टार्स, सनलाइक स्टार्स, सनलाइक स्टार या किसी भी स्टार में हो क्या रहा है? न्यूक्लियस में, कोर में। स्टार्स का पहले देखिए, स्टार्स का स्ट्रक्चर देखिए। स्टार कैसा होता है? स्टार्स के कोर होते हैं जो डेंस होता है, ये भी गैस से ही बना है। कोर भी, स्टार का कोर भी किससे बना है? गैस से ही, लेकिन ये कैसा है? थोड़ा डेंस है। और इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर 15 लाख डिग्री सेल्सियस हो चुका है। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। जहां पे नहीं समझ में आए पूछिएगा।
स्टार्स के कोर में क्या हो रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, यानी हाइड्रोजन फ्यूज करके क्या बना रहा है? हीलियम। तो ये कहां हो रहा है? कोर में। क्यों? कोर का टेम्परेचर 15 लाख डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। क्यों? क्योंकि डेंस है। इसके अलावा स्टार्स के चारों तरफ फिर क्या है? एटमॉस्फेयर। और भी गैसेस होंगे ना जो कोर का पार्ट नहीं है, वो स्टार्स का क्या है? एटमॉस्फेयर है स्टार्स का। अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भी अवेलेबल है। बिहार के पटना के बोरिंग रोड इलाके में भी हमारा ब्रांच अवेलेबल है, जहां पर बीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश माध्यम के बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो अनअकैडमी में मिलता है आप सभी को बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका। इसके साथ अन्य सुविधाएं जैसे वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस विद मंथली मैगजीन, वीकली टेस्ट सीरीज जो कि बीपीएससी के पैटर्न पर ही आधारित होते हैं। इसके अलावा अपनी फैकल्टीज के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका और किसी भी डाउट को सॉल्व करने के लिए 1-to-1 मेंटरिंग सेशन। तो देर मत करें, ज्वाइन करें अनअकैडमी, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म को, और अपने सपने को साकार करें। जैसे सन का एक कोर पार्ट है जहां का टेम्परेचर अभी 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है ना, वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। इसके अलावा सन का अपना एटमॉस्फेयर भी है जिसमें गैसेस वही है, हाइड्रोजन हीलियम। ये समझ में आ गया? अब ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहां पर हो रहा है? कोर में। जब ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कब तक होगा? जब तक कोर में हाइड्रोजन बचा होगा तभी तक होगा ना। हाइड्रोजन खत्म तो सारे हाइड्रोजन अगर हीलियम में कन्वर्ट हो जाएंगे तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन रुकेगा? रुक जाएगा ना। अब एक कॉन्सेप्ट सोचिए कि मैंने बताया कि कोर क्या है? डेंस है, बहुत डेंस है। और डेंस के कारण हाई ग्रेविटेशनल फोर्स होगा कोर में, और अपने ही ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोर क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो एक टाइम तो ऐसा आना चाहिए था कि कॉन्ट्रैक्ट होते होते क्या होना चाहिए था? खत्म हो जाता। लेकिन कोर का साइज मेंटेन है, सन की साइज मेंटेन है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कोर में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण कोर क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, सेल्फ ग्रेविटी के कारण। लेकिन जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है वो क्या कर रहा है? वो हीट रिलीज कर रहा है। और हीट किधर की तरफ निकल रहा है? हीट क्या चाह रहा है? एक्सपैंड करना। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस। इसलिए साइज मेंटेन है, स्टार की साइज मेंटेन है। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो कॉन्ट्रैक्शन फोर्स है और हीट जो रिलीज हो रहा है, जो उसको एक्सपैंड करना चाह रहा है, वो दोनों फोर्स, बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। इसलिए कोर का साइज मेंटेन है। अब समझिए, अगर ये कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बंद हो जाए, क्यों बंद होगा? हाइड्रोजन जब खत्म हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। तब क्या होगा? फिर से कोर कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा ना, अंडर इट्स ओन ग्रेविटेशनल फोर्स। जो बैलेंस कर रहा था न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फ्यूजन में जो हीट निकल रही थी वो बैलेंस कर रहा था, अब तो वो है नहीं। तो कोर फिर से क्या होने लगेगा? कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा कोर। तो जब सन लाइक स्टार है, सन का एग्जांपल लेते हैं। जब सन के न्यूक्लियस में, कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन खत्म हो जाएगा तो सन का कोर क्या होने लगेगा? कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, छोटा होने लगेगा। ठीक है, सन का कोर कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, है ना। और सन के एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन बचा हुआ है, सन के एटमॉस्फेयर में भी कुछ हाइड्रोजन होंगे। तो सन के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बंद हो चुका है, लेकिन सन के एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन बचा हुआ है अब उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। और वहां पे अब ये कहां पर हो रहा है? एटमॉस्फेयर में। दो हाइड्रोजन फ्यूज करके क्या बना रहे हैं? हीलियम। और ये कहां हो रहा है? एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर, न्यूक्लियर फ्यूजन में जो हीट रिलीज हो रहा है उसके कारण एटमॉस्फेयर क्या करना स्टार्ट कर देगा? एक्सपैंड करना। वहां तो कॉन्ट्रैक्ट का कोई फोर्स है नहीं, तो एटमॉस्फेयर क्या करने लगेगा? एक्सपैंड। और कोर कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए क्यों? सभी लोग समझ गए? कोर कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन से रोकने के लिए जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन था वो बंद हो चुका है, हीट जो जनरेट होता था वो बंद हो चुका है। तो कोर कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहां हो रहा है? एटमॉस्फेयर में। और वहां पे इतनी ग्रेविटी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे, तो वो सिर्फ फैलना स्टार्ट करेगा हीट के कारण। तो एटमॉस्फेयर फैलने लगेगा।
सन का एटमॉस्फेयर, और कोर कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा। एटमॉस्फेयर फैलकर इतना बड़ा, हमें जो दिखाई देता है सन, उसका एटमॉस्फेयर दिखाई देता है, ना कि कोर दिखाई देता है। अभी सन जो आप देखते हैं, स्टार्स को, सन को, वो क्या दिखाई देता है? उसका एटमॉस्फेयर, फोटोस्फेयर, एटमॉस्फेयर का पहला लेयर, वो दिखाई पड़ता है हमें, है ना। तो जब एटमॉस्फेयर स्प्रेड होगी तो एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा दिखाई देगा, यानी स्टार बहुत बड़ा दिखाई देगा ना, जायंट की तरह दिखाई देगा। और साथ ही साथ उसके एटमॉस्फेयर में कौन सा रिएक्शन हो रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन। लेकिन लिमिटेड हाइड्रोजन होने के कारण लिमिटेड, सबसे कम वेवलेंथ की लाइट निकलेगी। अभी तो बहुत हॉट हाइड्रोजन है, इसके कारण 7 वेवलेंथ निकलते हैं, 7 कलर निकलता है, व्हाइट कलर दिखता है। लेकिन उस समय सबसे कम वेवलेंथ की लाइट निकलेगी, क्योंकि हाइड्रोजन लिमिटेड है। कौन सा? रेड। तो ये कैसा दिखाई देगा? रेड जायंट। नेक्स्ट फेज क्या होगा सन का? ये रेड जायंट क्यों हुआ? क्योंकि कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बंद हो जाएगा जब हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो जाएंगे, कोर कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा। और अब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहां पर होगा? एटमॉस्फेयर में, जो बचे हुए हाइड्रोजन है। तो उसके कारण एटमॉस्फेयर क्या होगा? स्प्रेड होगा, और वो बड़ा दिखेगा, जायंट दिखाई देगा। और न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण लाइट एनर्जी रिलीज होगी ना, लेकिन लिमिटेड हाइड्रोजन है तो कम वेवलेंथ वाला लाइट दिखेगी। कौन सी लाइट? रेड। तो सन कैसा दिखेगा? रेड जायंट। ये समझ गए? ये फेज ज्यादा साइंस है लेकिन एप्लीकेशन है ना, बेसिक बेसिक चीजें, है ना। रेड जायंट फेज समझ गए? आप नहीं समझे? हाँ, समझ गए। रेड जायंट फेज के बाद सोचिए क्या होगा। सन रेड जायंट फेज में पहुंच चुका है, लाल ऐसे दिखेगा, तब तक लाइफ खत्म हो जाएगी, अर्थ वर्थ सब खत्म हो जाएगा। मतलब जो कुछ बचे रहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो देखेंगे सन को, रेड जायंट। रेड जायंट फेज के बाद क्या होगा? कोर अभी भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होकर कोर इतना छोटा हो जाएगा, उसको कहेंगे ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब बौना, उसको क्या कहेंगे? ड्वार्फ। और चूंकि गर्म, उस समय भी गर्म रहेगा वो, इसलिए व्हाइट ड्वार्फ। और जब वो व्हाइट ड्वार्फ ठंडा होगा कोर, तो ब्लैक हो जाता है। ठंडी वस्तु ब्लैक दिखती है क्योंकि लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पहले व्हाइट ड्वार्फ, रेड जायंट के बाद जो कोर है वो किसमें कन्वर्ट हो गया? व्हाइट ड्वार्फ, है ना। और इसके बाद ब्लैक, ठंडा होने के बाद ये रेमेनेंट हो गया, ये रेमेनेंट बचा हुआ पार्ट। और जो एटमॉस्फेयर जो स्प्रेड हो रहा था, उसका क्या होगा? वो इतना बड़ा हो जाएगा कि स्पेस में जाके विलीन हो जाएगा। इतना बड़ा दिखेगा ना, वो स्पेस में जाकर लास्टली विलीन हो जाएगा। और इतने बड़े गैस जायंट को क्या बोलेंगे? क्लाउड ऑफ गैस, नेबुला बोलेंगे। यानी वो जो एटमॉस्फेयर था, एटमॉस्फेयर में जो गैसेस थे वो क्या हो जाएंगे? वो नेबुला में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसको कहेंगे प्लैनेटरी नेबुला। तो एक और स्टेज होता है यहीं पर, यानी पहले क्या बनेगा? प्लैनेटरी नेबुला। और उसके बाद यानी जो एटमॉस्फेयर है वो स्प्रेड होकर क्या हो गया? इतना बड़ा क्लाउड ऑफ गैस के रूप में कन्वर्ट हो गया, नेबुला के रूप में, प्लैनेटरी नेबुला कहेंगे उसे। और जो कोर था वो किस में कन्वर्ट हो गया? और फिर ये लास्ट स्टेज हो गया। समझ गए? ये हाल होने वाला है सन का, है ना। उसके पहले ही आप नहीं जी पाएंगे। सन तो अभी 5 बिलियन ईयर्स एगो जिए। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? अच्छा, आपको उसमें बिलीफ है 36,000 योनि वाला बिलीफ? मतलब इतनी योनियों में फिर से आप मानव में, है ना। कोई होगा उसकी चिंता क्यों करना? हम नहीं होंगे ना, आज से 40-50 साल बाद मैं नहीं होगा, कौन होगा? उसकी चिंता क्यों करनी? ये जो है ना, आज से 70-80 साल बाद ही अर्थ पे लाइफ मुश्किल हो जाएगा। और धीरे धीरे ह्यूमन जो स्पेसीज है
वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट की ओर जाएगा, जा रहा है, जाएगा। ये जो प्रजाति है ना, ह्यूमन प्रजाति, जो अपने आप को महान समझती है, जो अपने आप को गॉड समझती है, ये खत्म हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। एक्सटिंक्ट, जैसे जैसे चीता कैसे एक्सटिंक्ट हो गया इंडिया से, उसी तरह ह्यूमन जो है वो अर्थ से ही खत्म हो जाएगा। फिर कुछ प्रजाति जो एडप्ट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी है डार्विन का, जो फिट बैठेगा उस इन्वायरमेंट में, वो बचा रहेगा, वो स्पेसीज। 100 साल बहुत मुश्किल, आज से 100 साल के बाद बहुत ही संकट में होंगे। आईपीसीसी का 6 रिपोर्ट पढ़ लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। आईपीसीसी ने खुलकर बोला है कि जो डैमेज हो चुका है उसको अब रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है, और जो प्रयास किए जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो आगे आने वाले डैमेज को भी नहीं रोक पाएगा। सीधा साफ से बोला है। मतलब ये एक पॉलिटिकल गिमिक है, एक मतलब वो चल रहा है, नाटक चल रहा है कि ऐसे नहीं, पेरिस एग्रीमेंट और कॉप 2 है ना, ये सारे कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। डैमेज जो हो चुका है उसको रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है, और जो आगे डैमेज होने वाला है उसको रोकना पॉसिबल नहीं है। तो फिर समझ जाइए, तो ज्यादा दिन की लाइफ नहीं है ह्यूमन स्पीसीज की, एक्सटिंक्ट होने वाला है ह्यूमन स्पीसीज। वैसे स्पीसीज, वैसी प्रजातियां जो अडॉप्ट करेंगे कुछ वैसे इन्वायरमेंट को, इतने हाई टेम्परेचर हो जाएगा आप जी ही नहीं पाएंगे। तो बहुत लंबा नहीं सोचिए, बस आप निकल जाएं सुरक्षित। सन की तो अभी बहुत 5 बिलियन ईयर्स लाइफ है, उसके पहले कोई अर्थ खत्म। अर्थ इज द मोस्ट लाइवेबल प्लैनेट था, अभी नहीं है। धीरे धीरे है ना, इस पे जीवन की जो वो संभावना है वो खत्म हो रही है। जितने भी बेसिक एलिमेंट्स है, पंच तत्व हैं, वो पॉल्यूटेड हो रहे हैं, वाटर, एयर, लैंड। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है ना। एक कुछ पागल लोग हैं दुनिया में, नाम नहीं लूंगा, वो क्या कर रहे हैं, इसको जो सबसे लाइवेबल प्लैनेट था उसको पॉल्यूट करके, उसको खराब करके दूसरे वैसे प्लैनेट पे लाइफ ढूंढ रहे हैं, है ना। दूसरे प्लैनेट पे लाइफ ढूंढ रहे हैं जहां पे संभावनाएं कम है, वहां पे लाइफ ढूंढ रहे हैं, और जहां पे सबसे अधिक संभावना थी उसको पॉल्यूट खराब कर रहे हैं, प्लास्टिक और वो क्रिएट करके। ये पागलपन ही हुआ ना ह्यूमन का। कुछ पागल है वहां पे, फालतू का उसमें स्पेस शिप भेज रहे हैं। अरे भाई, इसी को बचा लो, जितना पैसा खर्च करना है थोड़ा बहुत बचा लो कुछ दिन। मंगल पे ढूंढ रहे हैं, मंगल पे क्या करेंगे, मंगल पे ऑक्सीजन ही नहीं है मंगल पे। चंद्रमा पे बोल रहे हैं, चंद्रमा पे कॉलोनी बसाएंगे। कुछ भी, फिर चंद्रमा को भी गंदा कर देंगे वहां ले जाके। ओके, चलिए दूसरा दूसरा देखिए, प्लीज कीप क्वाइट। दूसरा स्टेज देखिए, दूसरे स्टेज बहुत इंटरेस्टिंग है। ये समझ गए ना, सनलाइट वाले, सनलाइट। नेक्स्ट दूसरा, जो मैसिव स्टार होंगे उनके साथ क्या होगा, या क्या हो रहा है उनके साथ। मैसिव स्टार्स, मैसिव स्टार्स मींस दोज स्टार व्हिच हैव मास 5 times और ग्रेटर देन दैट ऑफ सन। वैसे मैसिव स्टार्स का नेक्स्ट स्टेज भी मैसिव रेड जायंट पे जाएगा, यहां तक सिमिलर जाएगा, मैसिव रेड जायंट। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, यहां तक सिमिलर है, बस ये और बड़ा दिखेगा तो मैसिव रेड जायंट, ग्रेट रेड जायंट बोल सकते हैं। इसके बाद क्या होगा समझिएगा, यहां पे रेड जायंट फेज में क्या हुआ, कोर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और एटमॉस्फेयर फैल रहा है, यही हो रहा है ना। कोर पे ध्यान दीजिए, जो नॉर्मल स्टार्स थे उसके कोर में कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण जो हीलियम थे वो भी फ्यूज करके क्या बना रहे थे, कार्बन। नॉर्मल स्टार में क्या हो रहा था, जो हीलियम बचा हुआ था वो भी फ्यूज में, आपस में फ्यूज करके क्या बनाने लगे, हीलियम, सॉरी कार्बन, कार्बन के न्यूक्लियस नॉर्मल स्टार में, है ना। हीलियम जो बचा था ना, वो कॉन्ट्रैक्ट के कारण टेम्परेचर बढ़ा और टेम्परेचर बढ़ा, और फिर न्यूक्लियस, हीलियम के न्यूक्लियस फ्यूज करके क्या बनाने लगे, कार्बन, और कार्बन के बाद स्टेबल हो गए।
और कार्बन कार्बन की डेंसिटी इतनी अधिक नहीं है कि और कॉन्ट्रैक्ट करके और टेम्परेचर बढ़ा के कार्बन को भी फ्यूज कर दे, मतलब कार्बन फ्यूज करने। लेकिन यहां क्या हुआ, यहां जो न्यूक्लियस हीलियम हीलियम पहले किस में कन्वर्ट हुआ, कार्बन में। अब चूंकि मैसिव स्टार है तो उसकी डेंसिटी इतनी हाई है, कोर की डेंसिटी, यानी कार्बन जो अवेलेबल है उतना डेंस है, इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स है कि और वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और टेम्परेचर बढ़ा। फिर कार्बन से क्या बन गया, कार्बन से पहले ऑक्सीजन, सॉरी नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से फिर ऑक्सीजन, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते फ्यूज होते होते क्या बन गया, आयरन। समझ रहे हैं ना क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस और डेंस है और मासेस है इसमें। तो कार्बन पहले फ्यूज हुआ, फ्यूज होकर फिर डेंस ऑक्सीजन बना, फिर और कॉन्ट्रैक्ट किया और टेम्परेचर बढ़ा, वो फ्यूज हुआ, नाइट्रोजन बना, फिर और फ्यूज हुआ, क्या बना, फाइनली आयरन। और आयरन इज अ वेरी डेंस मेटल। अब न्यूक्लियस में क्या है, कम वॉल्यूम में बहुत अधिक कार्बन है, आयरन है। आयरन कैसा है, हाईली डेंस, यानी उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स सोचिए कितनी होगी, उस न्यूक्लियस की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी होगी कि और वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो और टेम्परेचर बढ़ेगा, और एक टाइम एक स्टेज पर ऐसा आएगा, इतनी हीट एनर्जी निकलेगी कि उसमें क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन। क्या होगा, एक्सप्लोजन। तो जो नॉर्मल स्टार थे वो एक्सप्लोजन तक नहीं पहुंच पाए, क्यों, कार्बन तक बनकर रह गया, उसके बाद फ्यूज नहीं हो पाया, उसके बाद उतना टेम्परेचर अचीव नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है फाइनली, आयरन। और आयरन इज वेरी हैवी डेंस, डेंस होने के कारण और कॉन्ट्रैक्ट किया वो, और इतना कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इतनी हीट एनर्जी निकली कि उस हीट एनर्जी पे वो क्या हो गया, एक्सप्लोड कर गया। तो यहाँ पे रेड जायंट फेज के बाद क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा न्यूक्लियस में। वो एक्सप्लोड नहीं किया था, वो क्या हो गया था, डॉर्फ के रूप में कन्वर्ट हो चुका था, है ना, व्हाइट डॉर्फ और फिर बाद में ब्लैक डॉर्फ। यहां क्या हुआ, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आपस में वो और कॉन्ट्रैक्ट किया, टेम्परेचर बढ़ा, हीट जनरेट हुआ और वो एक्सप्लोड कर गया। तो रेड जायंट के बाद क्या होगा, सुपरनोवा एक्सप्लोजन। ये किस स्टार में होगा, मैसिव स्टार में। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि फाइनली क्या फ्यूज होकर बना, आयरन, जो कि बहुत ही डेंस है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन। और सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद क्या हुआ, ये एक्सप्लोड करके फिर से जो मैटर्स थे, जो पार्ट एनर्जी निकली, पहले एनर्जी रिलीज हुई, स्प्रेड हुई एनर्जी, फिर कन्वर्ट हुआ किसमें, मैटर में। एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन के बाद वही बिग बैंग वाली है, बिग बैंग वाली घटना। एक्सप्लोजन होने के बाद क्या रिलीज हुआ, एनर्जी, और एनर्जी फिर किस में कन्वर्ट हुआ, मैटर में। इसके बाद ये जो मैटर बना, ये जो मैटर बचा, जो रेमेनेंट मैटर बचा, जो एक्सप्लोजन के कारण जो मैटर बचा, बिखरा जो मैटर, अगर उस मैटर का साइज, उस मैटर का मास, इस मैटर का जो एक्सप्लोजन के बाद बना, जो बिखरा स्पेस में, अगर इसका मास सन के मास के 1.4 से लेकर 3 टाइम्स, अगर ये मास जो जो बचा हुआ मास है, जो रेमेनेंट वाला मास है, जो मास बिखरा हुआ, अगर उसका मास सन के मास के 1.4 से लेकर 3 टाइम्स है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन स्टार में। किसमें, न्यूट्रॉन स्टार, जिसको पल्सर कहते हैं। अगर ये मास 3 टाइम्स से भी अधिक है, यानी ये जो रेमेनेंट्स बचा हुआ है, जो मैटर्स बिखरा है एक्सप्लोजन के बाद, अगर उसका मास सन के मास से 3 टाइम्स से भी अधिक है, ग्रेटर देन 3 टाइम्स, तो वो अगला स्टेज होगा ब्लैक होल। ब्लैक होल, यही है इसकी स्थिति। यानी सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा, सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद मैटर्स बिखरेगा, एनर्जी बिखरेगी, मैटर में कन्वर्ट होगी, और उस मैटर्स का मास अगर सन के मास के 1.4 से लेकर 3 टाइम्स के बीच होगा, तो वो क्या बनेगा, न्यूट्रॉन स्टार। अगर 3 टाइम्स से भी अधिक होगा उसका मास, तो उसमें इतनी ग्रेविटी होगी कि वो लाइट को भी एब्जॉर्ब कर देगा, लाइट को भी नहीं आने देगा। उसको क्या कहेंगे, ब्लैक होल। और इस लिमिट को कहा जाता है चंद्रशेखर लिमिट। कौन है चंद्रशेखर, हाँ,
जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे उन्होंने इस लिमिट को दिया था एस चंद्रशेखर। अगर ये लिमिट नहीं मिलता उस समय, अभी बहुत रिसर्च हो रहा है ब्लैक होल पर, इसलिए कि कहीं हमारे गैलेक्सी में कोई ब्लैक होल तो नहीं है, कोई स्टार्स, मैसिव स्टार कहीं ब्लैक होल में तो कन्वर्ट नहीं हो चुका है। अगर ब्लैक होल होगा सोलर सिस्टम के आसपास तो वो क्या करेगा, पूरे सोलर सिस्टम को ही अपने अंदर खींच सकता है, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इसलिए रिसर्च चल रहा है कि हमारे गैलेक्सी में ब्लैक होल कहां पर है, या फिर कोई ब्लैक होल तो नहीं बन रहा है। अगर ब्लैक होल क्रिएट होगा तो फिर क्या करेगा सोलर सिस्टम को, है ना, सन के खत्म होने से पहले ही। तो इस पे रिसर्च चल रहा है ब्लैक होल पर, और ये रिसर्च तभी पॉसिबल हुआ जब चंद्रशेखर ने ये लिमिट दिया। चंद्रशेखर ने, भारतीय साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये लिमिट दिया कि जब सन का मास 1.4 से 3, मतलब ये रेमिनेंट्स जो मैटर्स जो बिखरा है उसका मास अगर सन के मास के 1.4 से लेकर 3 टाइम्स जितना होगा तो नेक्स्ट स्टेज क्या होगा सुपरनोवा स्टेज के बाद, न्यूट्रॉन स्टार, तब फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये मास और ज्यादा होगा, 3 टाइम्स से अधिक होगा, ये जो मैटर्स बिखरा है क्लाउड ऑफ गैस के रूप में, अगर वो मास सन के मास से 3 टाइम्स से भी अधिक होगा तो क्या बन जाएगा, वो एक्ट करेगा ब्लैक होल की तरह। यानी इवन लाइट को भी अपने अंदर से पास नहीं होने देगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा उसको, और आसपास के जो सोलर सिस्टम होंगे या जो भी सिस्टम हो सबको अपने अंदर खींच लेगा। इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी उसमें, समझ गए? स्टेजेस तो कल इसको लिखेंगे फिगर के साथ। हा? अभी 13 मिनट है तो लिखते हैं फिर, कम से कम स्टार्स के बारे में तो लिख लें कुछ। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, लिखिए अ स्टार, a star a star is a luminous asteroid, a star is a luminous asteroid, luminous asteroid of plasma, of plasma, plasma held together by, held held together by self gravity, held together by self gravity। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, a star's life, post office says a star's life is determined by its mass. A star's life is determined by its mass. The larger the mass, the shorter its life cycle. The larger its mass, the shorter its life cycle. The larger the mass, the shorter its life cycle. मास जितना अधिक होगा लाइफ साइकिल उतना, अब बता सकते हैं आप क्यों, बताइए व्हाई, इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं अभी। अन अकेडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भी अवेलेबल है। बिहार के पटना के बोरिंग रोड इलाके में भी हमारा ब्रांच अवेलेबल है, जहां पर बीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश माध्यम के बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो अन अकेडमी में मिलता है आप सभी को बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका, इसके साथ अन्य सुविधाएं जैसे वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस विद मंथली मैगजीन, वीकली टेस्ट सीरीज जो कि बीपीएससी के पैटर्न पर ही आधारित होते हैं। इसके अलावा अपनी फैकल्टीज के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका और किसी भी डाउट को सॉल्व करने के लिए 1-to-1 मेंटरिंग सेशन। तो देर मत करें, ज्वाइन करें अन अकेडमी, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म को, और अपने सपने को साकार करें। मास जितनी अधिक होगी
चांसेस क्या होगा सुपरनोवा एक्सप्लोजन का? नहीं, रेड जायंट फेज के बाद क्या बन जाएगा? सुपरनोवा। अगर मास अधिक होगी तो क्या होगा? सुपरनोवा एक्सप्लोजन के चांसेस होंगे, वहीं खत्म हो गया स्टार। नहीं तो ऐसे व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, फिर ब्लैक ड्वार्फ बनेगा, फाइनली कुछ तो रहेगा वो। लेकिन यहाँ पे सुपरनोवा एक्सप्लोजन खत्म वहीं पर। तो अधिक मास का मतलब कम स्टेज, लाइफ साइकिल कम है, उसकी लाइफ साइकिल कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। लिखिए, द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार, the life cycle of a star can be categorized. The life cycle of a star can be categorized into two groups. Can be categorized into two groups. First, life cycle of sun-like stars. Life cycle of sun-like star, है ना? And second, life cycle of a massive star. Life cycle of a massive star, sun like a star and massive star. Life cycle of massive star. Massive star जहां लिखे हैं ब्रैकेट में लिख दीजिए, ब्रैकेट में लिखिए mass of a star, mass of a star must be 5 times or greater than that of mass of sun. Mass of a star must be 5 times or greater than that of mass of the sun. 5 गुना या उससे अधिक अगर मास है किसी स्टार का तो उसे क्या कहेंगे? मैसिव स्टार, और उसकी लाइफ साइकिल अलग चलेगी। यहां तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट लिखिए, अभी है ना टाइम? हाँ, नेक्स्ट लिखिए लाइफ साइकिल ऑफ सनलाइट, लाइफ साइकिल ऑफ नॉर्मल स्टार। लिखिए ना, नॉर्मल स्टार को सनलाइट स्टार कहते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ अ नॉर्मल स्टार, सन एक नॉर्मल स्टार है। लाइफ साइकिल ऑफ अ नॉर्मल स्टार, तो सबसे पहले फिगर बना लें, उसके बाद एक्सप्लेन करें। फिर से बना दे रहा हूं मैं, है ना। नेबुला, नेबुला के बाद प्रोटोस्टार, नेबुला के बाद प्रोटोस्टार, प्रोटोस्टार के बाद स्टार, स्टार के बाद रेड जायंट, है ना, रेड जायंट। रेड जायंट के बाद प्लैनेटरी नेबुला, प्लैनेटरी नेबुला जो एटमॉस्फेयर है वो स्प्रेड हो गया स्पेस में क्लाउड ऑफ गैस के रूप में। पहले एटमॉस्फेयर स्प्रेड हो गया क्लाउड ऑफ गैस के रूप में, तो उसको क्या कहे? प्लैनेटरी नेबुला। और जो कोर था वो क्या हो गया? कोर कॉन्ट्रैक्ट होकर ड्वार्फ बन गया, और हॉट है इसलिए व्हाइट लाइट निकल रही है, तो व्हाइट ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ। और ठंडा होने के बाद ब्लैक ड्वार्फ। हाँ, प्रोटोस्टार, स्टार, रेड जायंट, प्लैनेटरी नेबुला। प्लैनेटरी नेबुला को ऐसे बनाएंगे क्लाउड ऑफ गैसेस, प्लैनेटरी नेबुला को ऐसे,
क्लाउड ऑफ गैसेस के रूप में। स्पेस में ये है ना प्लैनेटरी नेबुला गैस। व्हाइट डॉर्फ है ना, और ये ब्लैक डॉर्फ, ब्लैक ब्लैक दिखा देना है इसको। डॉर्फ क्लियर है। फिर से प्लैनेटरी नेबुला, प्लैनेटरी नेबुला मींस क्या, क्लाउड ऑफ गैसेस। फिर से क्लाउड ऑफ गैसेस में क्या बनेगा, लोकल क्लम्स ऑफ गैस बनेगा। फिर से उसमें फिर से कोर डेवलप होगा, और फिर से कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होगी, फिर से स्टार का फॉर्मेशन होगा। तो स्टार बनते रहेंगे है ना, खत्म होते रहेंगे। क्लियर।